एंड जब आप डिफरेंट पॉइंट्स लिख रहे हो तो यहाँ पे फर्स्टली सेकेंडली आप अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो देखोगे आप कि न्यूज़पेपर में भी वो लोग यूज करते हैं ऐसे, फर्स्टली, सेकेंडली, ऐसे। तो ऐसे आप मूव करते चले जाओ। और इस रीजन की वजह से थोड़ा न्यूज़पेपर जब पढ़ो ना तो इस चीज़ को नोटिस करो कि वो लोग फ्लो कैसे मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो भी आप आर्टिकल्स देखोगे ना वो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखे रहते हैं, और फिर भी वो पढ़ते पढ़ते ऐसा नहीं लगता कि बोरिंग हो गया या बहुत ही लेंदी हो गया। तो इसके लिए दो टेक्निक्स है। एक तो सेंटेंसेस को शॉर्ट रखो, मतलब ऐसा नहीं कि कॉमा दे दे के बहुत लंबा सेंटेंस कर दिया। फुल स्टॉप दो, नया सेंटेंस शुरू करो, फुल स्टॉप दो, दो लाइन लिखो, फुल स्टॉप दो, नया सेंटेंस शुरू करो। कोशिश करो कि आपके जो नंबर ऑफ लाइंस है जो एक पैराग्राफ में जो जा रहे हैं वो 2 लाइन से ज्यादा ना हो, तो पढ़ने में थोड़ा इजी लगेगा। जैसे मैं भी आपको एक लंबा सा स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसे लिख के दे दूंगा ना, जब तक आप यहां पहुंचोगे ना यहां वाली बात भूल जाओगे, यहां क्या बोल रखा था। तो ऐसा बहुत ज्यादा फोकस करके पढ़ना पड़ता है। जबकि आप यहाँ ऐसे शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस लिखो, यहाँ पे फुल स्टॉप दिया, फिर ऐसा लिखा, यहाँ फुल स्टॉप दिया, ऐसा लिखा, यहाँ फुल स्टॉप दिया, तो फिर रिलेटिवली इजी होता है। तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। थर्ड, इसके बाद ये तुम्हारा बॉडी का पार्ट हुआ, और फिर आता है कंक्लूजन पे। कंक्लूजन देखो थोड़ा सा ब्रॉडर एंडेड होना चाहिए और फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। अब ये तो मैंने कीवर्ड्स डाल दिए, इसका कुछ मतलब नहीं है। उसी एग्जांपल समझते हैं जो पिछला ऐसे था। मतलब बस आइडिया समझना कि अगर इस देश का हर एक नौजवान अपने पोटेंशियल को चेक करता चला गया, हमेशा कदम उठाता चला गया लेजीनेस वगैरह को छोड़कर, तो फिर हमारा देश 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा। ट्रू। तो मैंने इस एस्से को लिंक कर दिया एक ब्रॉडर डायमेंशन से जो कि हमारे इंडिया का विजन है, और वहां से मैंने कंक्लूड कर दिया। अब इसी को आपको अच्छे से सजाकर 1.5 पेजों में लंबा खींचते हुए लेके जाना है ताकि ये अब्रप्ट ना लगे। ठीक है। तो अब उसको भी डिस्कशन कैसे कर सकते हो कि आप कंक्लूजन जब स्टार्ट कर रहे हो तो आप पहले समराइज कर दो कि इस एस्से में हमने अब तक ये 3-4 चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब उसके बाद आप उसमें इस वाले चीज में मूव कर जाओ कि आप कैसे देश का हर एक नौजवान अगर ये करने लग जाए ऐसा ऐसा, मतलब उसमें आपको थोड़ा स्पीच वाले मोड में आ जाना है कि आप मान लो अपने को पॉलिटिशियन और आपको बेचने सपने, तो आप कैसे बेचोगे। तो यहाँ पे आपको बैठ के मतलब एक अच्छा इमोशनल और थोड़ा हाई ऑन एनर्जी वाला स्पीच यहाँ पे लिखना है कि हमारा देश ऐसे 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 हो जाएगा, हम इतना डेवलप हो जाएंगे, हम वैसे बन जाएंगे, ये वो। तो यहाँ पे आपको 1 पेज ये लिखना है और फिर आपका ऐसे खत्म हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा कोट्स वोट्स की कि कोट्स कितने यूज करने चाहिए। हर ऐसे में मैक्सिमम 2, क्योंकि बहुत ज्यादा कोट्स, देखो होता क्या है ना कि हम कोट्स जब रट के आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार मैंने इस टॉपिक के कोट्स रटे, मेरे को डालने हैं, फिर वहां पे फिट हो या ना हो हम डालने की कोशिश करने लग जाते हैं। इसके वजह से ऐसे का फ्लो ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको बहुत ही ज्यादा सुटेबल लगे तो 2 कोट्स डाल देना, इससे ज्यादा मत डालना, क्योंकि फिर आप जबरदस्ती फिट कर रहे होगे अपने कोट्स को उस एस्से के बीच में और वो एस्से का फ्लो खराब हो जाएगा। तो इसलिए कोट्स 2 ही रखना है, उतने से काम हो जाता है। एग्जाम्पल्स पे फोकस कर सकते हो। अब देखो एग्जाम्पल्स के बारे में 2-3 चीजें हैं। पहला, अकेडमिक एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स भी अकेडमिक एग्जाम्पल ही लिखे, आपको क्या लगता है जो बच्चा मेंस तक पहुंचा क्या वो हिस्ट्री पढ़ के नहीं आया होगा, क्या वो ज्योग्राफी पढ़ के नहीं आया होगा, वो भी वो सब कुछ पढ़ कर आया है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा यूनिक एग्जाम्पल्स अगर लिखो, जैसे मान लो आपने ये बचपन में पढ़ी होगी आपने, सब पढ़ते हैं पंचतंत्र की स्टोरीज, ये सब बहुत ही क्या बोलते हैं मेटाफोरिकली बहुत ही अच्छे अच्छे विजडम्स हमें सिखाए जाते हैं। हर एक स्टोरी के पीछे एक मॉरल होता है। आप इन स्टोरीज को यूज करो ना एज एन एग्जाम्पल, तो आपका ऐसे बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा अपने कॉम्पिटिटर से। तो थोड़ा सा डिफरेंट स्टोरीज को यूज करने का ट्राई करो। अगेन आप और भी कुछ यूज कर सकते हो जैसे मूवीज। अब
यहाँ पे एम एस धोनी के मूवीज, जैसे एम एस धोनी की जो मूवी आई थी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, अब यहाँ पे जैसे मान लो रिस्क टेकिंग पे के ऊपर बात आती है, तो यहाँ पे एक जो रीजन और भी था जिसके वजह से लोग काम नहीं करते वो था रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो जॉब तो धोनी के पास भी थी, लेकिन वो ट्रेन वाला सीन याद करो, तो वो यहाँ पे आप कोट कर सकते हो। थोड़ा सा मूवीज से भी आप आइडियाज उठा के यहाँ पे लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है उसमें। फिर एक कुछ अच्छी मूवीज रिकमेंडेशन मैं दे देता हूँ, क्योंकि आप लोग ऐसे भी मूवीज वगैरह शायद देख लेते होंगे कभी कभी। तो द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, कुछ ऐसी मूवीज देख लो जो ऐसे में काम आ जाए। इसके अंदर एक सीन, अगर आपने किसी ने मूवी देखी है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, हाँ ट्रू। तो जैसे इसके अंदर एक मूवी का एक ऐसा सीन होता है जिसके अंदर विल स्मिथ का जो बेटा होता है वो बास्केटबॉल खेलने का ट्राई कर रहा होता है, वो अच्छा खेल भी रहा होता है, वो बास्केट के अंदर बॉल डाल भी देता है, बट स्टिल उसका जो फादर विल स्मिथ होता है वो बोलता है कि तुम बास्केटबॉल नहीं खेल सकते क्योंकि तुम्हारी हाइट बहुत कम है। फिर वो मान जाता है, वो डिसहार्टन होकर मान जाता है। फिर उसको वो लेसन देता है कि लाइफ में कभी कोई भी तुम्हें बोले कि तुम ये काम नहीं कर सकते तो उसकी बात कभी मत मानना, क्योंकि वो अपने बारे में बात कर रहा है ना कि तुम्हारे बारे में। तो ये इस तरीके की कुछ स्टोरीज आप यूटिलाइज कर सकते हो कि आप मूवीज के उस पर्टिकुलर सीन से आपने ये चीज उठा ली। अब देखो ये मैंने सीन जो बताया ये बताने का तरीका अलग हुआ, बट जब आप लिखोगे ना तो फिर अगेन इन्फ्लुएंशियल स्टाइल ऑफ राइटिंग में जब आप लिखोगे तो वो इमेज क्रिएट होना चाहिए कि उसने बास्केट में से डाला, बॉल गई अंदर गई, उसके बाद फिर उसके फादर ने उसको डांटा, वो फील होना चाहिए। जब मैं पढ़ रहा हूँ उसको तो वो फील होना चाहिए कि हाँ ऐसा इमेज मेरे दिमाग में क्रिएट हो रहा है, तो फिर मजा आएगा पढ़ने में। ये है। फिर और भी स्टोरीज है जैसे गुंजन शर्मा, ये मूवी देखी है किसी ने? नेटफ्लिक्स के ऊपर एक मूवी है, ये मूवी है हमारे इंडियन एयरफोर्स के अंदर फर्स्ट वुमेन ऑफिसर की कहानी है, जिसमें इनके ब्रदर इंक्लूडिंग पूरी सोसाइटी मना कर रहे थे कि एयरफोर्स मत ज्वाइन करो क्योंकि ये लड़कों का काम है, बट स्टिल डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस, ऑल द स्ट्रगल्स, हर्डल्स, ये बनती हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम करा था, सेना मेडल मिला था इनको। फिर तो फिर आप इन तरीके के स्टोरीज को भी यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप विमेन के ऊपर एसेस लिख रहे हो, अगर आप करेज के ऊपर एसे लिख रहे हो, तो बहुत सारी जगह पे आप इन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हो। और सबसे खास बात यह है कि ये बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है, आप मूवीज देखते ही होगे, कोई ना कोई देखते ही होगे, तो आप इन मूवीज को देखो ताकि आप ऐसे के अंदर यूटिलाइज कर पाओ, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं करेंगे इसको यूटिलाइज। फिर एक और मूवी आई थी, मुरलीकांत पेटकर की स्टोरी है ये, देखिए आपने? बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। हाँ अभी रिसेंटली आई थी। हाँ किससे? नहीं 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 नहीं, इनके क्या बोलते हैं पैर डैमेज हो जाते हैं अटैक के बाद, और फिर वो स्विमर बन जाते हैं। पहले बॉक्सर होते हैं टॉप लेवल के, और उसका फिर नहीं नहीं, फिर ये खुद पैरालंपिक्स में जाते हैं और गोल्ड जीतते हैं स्विमिंग के अंदर। तो आप इनकी मूवीज देख सकते हो। आप भूल चुके होगे शायद अगर आपने देखी भी है तो, बट इसकी स्टोरी ये है कि पहले वो बॉक्सर होते हैं, लाइफ के अंदर बहुत अच्छा बॉक्सिंग कर रहे होते हैं, बॉक्सिंग के मतलब बहुत ग्रेटेस्ट लेवल पे पहुंचने वाले होते हैं, बट तभी ये आर्मी से बिलोंग करते हैं और तभी पाकिस्तान अटैक कर देती है, इनके पैर में वो लग जाती है मिसाइल का जो कुछ टुकड़े होते हैं वो उनके पैर में घुस जाते हैं, दोनों पैर पैरालाइज होता है इनका। फिर ये इनके पैर गए तो फिर बॉक्सिंग कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे बॉक्सिंग, खड़े भी होने की ताकत नहीं थी। फिर ये क्या करते हैं कि पैरालंपिक्स अंदर स्विमिंग ट्राई करते हैं, क्योंकि स्विमिंग में हाथ का रोल है, पैर का भी रोल है, बट वो हाथ के उससे पावर से वो उसको ओवर पास कर जाते हैं, एंड ये फर्स्ट इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट थे पैरालंपिक्स के अंदर। तो ये भी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। आप कहीं पे भी नेवर गिव अप वगैरह के ऊपर अगर आप लिख रहे हो उससे, तो इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो इस तरीके की स्टोरी आपको कच कलेक्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अचानक से सपना आ जाए पेपर के बीच में कि अच्छा मैं ये वाली मूवी की स्टोरी लिख लेता हूँ। आपको पहले से लिखना पड़ेगा। जब मूवी आप देख रहे हो तो उसको वर्ड्स का फॉर्मेट आपको खुद से लिखना पड़ेगा, या फिर अब तो चैट जीपीटी आ गया तो आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो कि मुझे भाई इस मूवी के जो ये वाला सीन है इसको लिख के दे दो एक राइटअप में 150 वर्ड्स के अंदर, तो उसको आप एज इंट्रोडक्शन यूज कर सकते हो। बट अगेन वो करने से आपकी राइटिंग स्टाइल इंप्रूव होगी नहीं, वो आप फिर अपना काम बस उस पर टाल रहे हो। तो इसलिए ट्राई करो खुद से लिखने का। ये है ऑल अबाउट एस्से आपका, मैंने बता दिया कैसे लिखना है।
कितने वर्ड्स में किसको कैसे डिवाइड करना है, फिलोसफिकल कैसे लिखना है, स्टैटिक कैसे लिखना है, कितने वर्ड्स का होता है, कितने कितने ऐसे आते हैं यूपीएससी बीपीएससी में। मेरे हिसाब से मैंने सारे बेसिस कवर कर दिए। अब आपके जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। एक एक घंटा करना पड़ेगा। देखो जैसे मान लो कोई सा भी ऐसे लिख रहे हो, अब ये टाइम सबके लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो बीपीएससी के अंदर तीन तीन ऐसे हैं, आपको हर ऐसे को 1 घंटा देना ही पड़ेगा, वरना आपके मान लो एक पे आपने 1 घंटा 10 मिनट दे दिया तो आपको किसी और ऐसे में फिर 55 देने पड़ेंगे बाकी 2 मिनट में। या फिर आपने मान लो 1 घंटा 10 दिया, फिर दूसरे को 1 दिया, फिर तीसरे को 85 मिनट मिलेंगे, तो आपका तीसरा वाला ऐसे ऑफकोर्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो एक तो रिजिड टाइम बना लो कि अगर 2 ऐसे हैं तो 1.5 घंटा ही दोगे दोनों ऐसे को। बना लो अपने लिए कि भाई 1 घंटे से ज़्यादा अगर मान लो बीपीएससी दे रहे हो तो 1 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए एक ऐसे का। अब उस 1 घंटे का डिवीजन देख लो। मैं क्या करता था, 10 मिनट ब्रेनस्टॉर्म के लिए, 50 मिनट राइटिंग के लिए। पहले सोचता था कि क्या लिखूंगा, इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगा, बॉडी के अंदर कौन कौन से डायमेंशन बनाऊंगा, जैसे वाई वैन वेयर, इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स। फिर ये जल्दी जल्दी सोचने का, ये रफ में एक पेज के ऊपर ये काम होता है। जैसे मैंने यहाँ पे सोचा इसके ऊपर कौन कौन सा डायमेंशन बनेगा, वाई बनेगा, वाई नॉट बनेगा। अब इसके बारे में कौन कौन से 3 पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहे हैं जल्दी जल्दी। फिर इससे रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल, फिर क्या कुछ कोट्स मेरे को इससे रिलेटेड दिमाग में आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, तो फिर मैं इसको एज अ कंक्लूजन के लिए बचा के रख लूंगा कि मैं इसको कंक्लूजन में यूज कर लूँगा। मतलब इस तरीके से अपने माइंड मैपिंग कर ली एक पेज के ऊपर 10 मिनट के अंदर, और फिर मैं ऐसे लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो ये ऐसे टाइम डिवीजन होता है। अलग अलग सेक्शन बना लो ना, अलग सेक्शन बनाओ, अलग देखो वो अलग डायमेंशन हो गया। जैसे वाई नॉट वाला चीज़ जो है मैंने यहाँ पे लिखा, ये अलग डायमेंशन है। मान लो मैंने पहले 3-4 पेजेस पॉजिटिव डिस्कस कर लिया। अब जैसे आप पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ लेके चलोगे तो फ्लो बार बार ब्रेक होता चलेगा। या आपने अभी तो बताया कि ये पॉजिटिव थी, अभी तुरंत आपने बोल रहा कि ये नेगेटिव है, तो फिर एक्चुअली कुछ कंक्लूजन पे आप पहुंच नहीं पाओगे। तो पहले पॉजिटिव बता दो और फिर नेगेटिव बताओ। और एक काम और करना कि पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल इक्वल मत बता देना, क्योंकि फिर अगेन फिर वो कुछ कंक्लूजन बनता नहीं है, क्योंकि आपने बराबर पॉजिटिव बता दी बराबर नेगेटिव बता दी। हर चीज में इधर कुछ चीज ज्यादा पॉजिटिव साइड टिल्टेड होगी या कुछ चीज ज्यादा नेगेटिव साइड टिल्टेड होगी। तो आप एक स्टैंड लेना वहां पे अपना, कि जैसे मान लो कोई पॉजिटिव साइड जैसे क्लाइमेट चेंज है तो वहां पे 5 पेज नेगेटिव दिखाओ, 2 ही पेज पॉजिटिव दिखाओ। अब ऐसा नहीं कि भाई 3-3 कर दिया मैंने, 3 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव, तो क्लाइमेट चेंज क्या है भाई, तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। नहीं, क्लाइमेट चेंज नेगेटिव है, ये सब ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो आपको वहां पर ज्यादा पेजेस दिखाने, आपको अपने नंबर ऑफ पेजेस से दिखाना है कि आप किस साइड स्टैंड ले रहे हो। समझ गए? जैसे मान लो 5 पेज अगर आपने नेगेटिव लिख दिए तो आप बता रहे हो ना एग्जामिनर कि मैं भी नेगेटिव साइड को ही ज्यादा सपोर्ट करती हूँ क्योंकि मैंने उसके बारे में 5 पेज लिखे। तो ऐसे करना है। हम्म हम्म एनीथिंग एल्स? यार वर्ड्स इंप्रूव हो जाते हैं। जैसे मान लो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है ना, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हो तो अब देखो जरूरी तो खैर कुछ भी नहीं है। अब आप अगर आपकी राइटिंग स्टाइल ठीक है तो फिर मत पढ़ो, बट अगर नहीं है ठीक, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो वर्ड्स लिखते हो बहुत ही आम आदमी वाले वर्ड्स लगते हैं, किसी एक ऑफिसर के लैंग्वेज नहीं लगता है, जैसे कि पढ़ने में लगे कि हाँ भाई ऑफिशियल ने लिखा है इसको, तो फिर आपको थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। इससे आपको वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब यार बुक देखो मेरे हिसाब से बुक, आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करो तो ऑलरेडी बहुत बुक्स पढ़नी है, बुक्स वगैरह हेल्प नहीं करेंगी। न्यूज़पेपर पढ़ने से होता क्या है कि आपका एक तो करंट अफेयर्स कवर हो रहा होगा, और फिर आपका ये जो राइटिंग स्किल है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो अब इसके लिए अलग से बुक पढ़ना, बुक तो बहुत सारे हैं यार, मतलब एटॉमिक हैबिट्स से लेके जो भी आप देखना चाहो बहुत सारे बेस्ट सेलर्स हैं, उसमें से उठा के कुछ भी पढ़ सकते हो। बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, जब तक आप तैयारी फेज में हो तब तक बुक्स वुक्स छोड़ो, सिर्फ एग्जाम निकालने में फोकस करो, और उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ लो। और न्यूज़पेपर इतना ही बोरिंग नहीं होता भाई, मतलब कुछ शुरू में कुछ दिन बोरिंग लग सकता है बट पढ़ने से हो जाता है न्यूज़पेपर। और कुछ नहीं, ये ऐसे में कुछ नहीं। लोग अब देने के लिए किसी चीज में, अब यूपीएससी ने नहीं बोला कि इसको मना करना है, बट जितना टॉपर्स कॉपी मैंने एनालाइज करा है लोग कम यूज करते हैं। आप भी आप खुद से चेक करो ना, देखो
यहाँ पे कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है कि ये यही सबके लिए ट्रू है। गिरवर दयाल सर ने शायद यूज किया होगा उसको, उनको शायद उसके वजह से रिवॉर्ड मिला हो, बट मैंने अपने टाइम पे यूज नहीं किया था, मैंने पर्सनली यूज नहीं किया उसको एसए में खासकर। तो और ये मैं जो अपना जो बता रहा हूँ ये मैंने बैक्ड बाय बहुत सारे टॉपर्स के एसए कॉपीज के बेसिस पे बता रहा हूँ। आप जाके विजन आईएएस की है या फिर फोरम आईएएस की है, इस पे बहुत सारे टॉपर्स कॉपी फ्रीली अवेलेबल है, आप जाके उनको डाउनलोड करो, उसमें चेक करो क्या किसी ने डायग्राम बनाया है तो फिर आप बना सकते हो, नहीं बनाया तो नहीं बना सकते हो। मैंने जितनी देखी उसमें से मेरे को नहीं मिली तो मैं नहीं बनाता था। मैंने भी अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे ही बनाई थी, टॉपर्स को भी देखता था उनके लिए क्या काम कर रहा है, क्योंकि यूपीएससी ने तो बताया नहीं कि भाई डायग्राम बनाओ या मत बनाओ, तो कैसे पता चलेगा कि बनाना है कि नहीं बनाना है। जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं उनकी कॉपीज देखो, अगर उन्होंने बनाया है तो बनाने चाहिए, नहीं बनाया तो नहीं बनाने चाहिए। तो फिर आपको बनाना चाहिए। अब देखो होता क्या है ना, बीपीएससी यूपीएससी का मार्किंग भी अलग स्टाइल से होता है। अब मैंने बीपीएससी दिया नहीं है तो मैं बीपीएससी के बारे में बोल नहीं सकता, बट यूपीएससी के अंदर डायग्राम्स नहीं बनाते बच्चे। अगर बीपीएससी की, जैसे बीपीएससी की तो सबसे खास बात यह भी कि वो जो कमीशन के अंदर जो पेपर लिख के आते हैं वो भी अवेलेबल हो जाते हैं। बीपीएससी रिलीज कर देता है ना, यूपीएससी कॉपी रिलीज नहीं होती। तो बीपीएससी कॉपीज टॉपर्स कॉपी को आप उठाओ, देखो क्या बच्चे डायग्राम बना रहे हैं इसके अंदर, बना रहे तो आप बना सकते हो। तो यही यूनिडायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल है ना, अलग अलग क्वेश्चंस रेज करना। मल्टी डायमेंशनल ये नहीं होता कि आप इकोनॉमिक डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, सोसाइटल डायमेंशन, ये मल्टी डायमेंशनल नहीं होता। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं उसी एक पर्टिकुलर डायमेंशन के, आप उसी बात को अलग अलग डोमेन के अंदर आप एग्जाम्पल दे रहे हो बस, ये अलग डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन क्या होता है, अलग अलग क्वेश्चंस रेज करना। जैसे मैंने ये बताया कि अभी क्यों ये इसको बोला जाता है कि ये ज़्यादा कॉस्टली है, फिर सेकंड थिंग कि अगर होने के बाद भी लोग क्यों नहीं कर रहे, ये दोनों अलग अलग डायमेंशन हो गए, तो इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशन। फिर क्या ये हमेशा सही है, ये तीसरा डायमेंशन होगा। तो 3 से 4 डायमेंशन आपने बना लिया तो आपका 7 पेज आराम से हो जाएगा। अब इसके अंदर आप सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल से आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो, बट अपने एग्जाम्पल्स को ऐसे का फॉर्मेट पूरा मत बना दो, वो काम नहीं करता मेरे अकॉर्डिंग। मिल सकता है, मैं भेज दूंगा बिलास सर को, बिलास सर आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। एनीथिंग एल्स किसी को इधर से कोई डाउट्स नहीं आ रहे? कौन सा कलेक्शन? ऐसे के, अच्छा कोड्स का कलेक्शन, ठीक है, मैं नोट्स अपना नोट्स यहाँ पे बिलास सर को फॉरवर्ड कर दूंगा, वो आप लोग को भेज देंगे। क्या चीज़? हिंदी में कोड्स नहीं है क्या हमारे पास? हिंदी में भी कोड्स है ना। तो आप यार देखो आजकल आप गूगल सर्च करके बहुत कुछ ढूंढ सकते हो, यहाँ करो ना, जिस भी टॉपिक पे चाहिए, करेज पे चाहिए, ढूंढ लो। अलग अलग कविताएं भी मिल जाएंगी, शॉर्ट शॉर्ट कविताएं जो होती हैं वो सब भी मिल जाएंगी, यूज करो इनको। एनीथिंग एल्स? यार बीपीएससी के पीटी में तो आप देखो, आप जितना टाइम उसमें रिवीजन आपको करना चाहिए, दिन का कोशिश करो हर ऑल्टरनेट डे एक टेस्ट लगा लो, एक फुल लेंथ टेस्ट। मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि अगर आपको बीपीएससी इस साल निकालना है तो आपका सिलेबस खत्म हो गया होगा, क्योंकि अब वो टाइम नहीं बचा है कि अब आप अपना कुछ सिलेबस का पार्ट कर रहे हो। मैं ब्रूटली ऑनेस्ट रहूंगा, अगर बीपीएससी का पीटी देने वाले हो, दिन के 3 स्लॉट्स बना लो, एक में रिवीजन रख लो स्टैटिक का, एक में रिवीजन रख लो, रिवीजन या फिर एक आध मंथ का बचा हो तो करंट अफेयर्स का एक में लिख लो। अल्टीमेटली करने पीवाईक्यूज ही हैं आपको, तो फिर इसको रोज करते रहोगे ना तो फिर बेनिफिट करेगा। आप देखो इसके अंदर मेजर मेरा एम जो है वो एमसीक्यूज का है, ठीक है। अब ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाइए करो या फिर कोई टेस्ट सीरीज से करो, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत बार आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेस्ट दे लो। टेस्ट 150 क्वेश्चंस के होते हैं, कोशिश करना ज़्यादा अटेम्प्ट करने की, 135 के अराउंड अटेम्प्ट करो, तभी जाके कुछ चांस बनता है। वरना अगर मान लो 100 अटेम्प्ट कर रहे हो
तो चांस ही नहीं है, मतलब मान लो आपने 10 गलत कर दिए तो 90 तो कट ऑफ गई ही थी, राइट। 10 आपके गलत हो गए, कुछ नेगेटिव चले जाएंगे, 87 88 बन जाएगा। यहाँ कुछ मान लो 135 आप अटेम्प्ट करते हो, कुछ 110 सही हुए, 25 गलत हो गए, तो अभी आपका स्कोप है। मतलब मान लो यहाँ पे कितने 8 मार्क्स माइनस होंगे यहाँ से, ये कितने हो गए 102 बने, पास होने के चांसेस है। तो अटेम्प्ट हमेशा 135 और मोर करना, 135 से नीचे मेरे को चांसेस कम हो जाते हैं मेरे हिसाब से। अगर मान लो यहाँ पे 30 भी गलत होते और यहाँ पे 105 होता तो कितने होते, 105 में से 10 घटा दो तब भी पास हो जाते आप। तो इसलिए ज्यादा अटेम्प्ट करना, 135 से ऊपर ही करना भाई, मतलब मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके नीचे फिर चांसेस घटने लगेंगे। अभी ये करना चाहिए आपको, अगस्त से छोड़ सकते हो, जुलाई तक कर लो, अगस्त छोड़ दो, अगस्त छोड़ दो, जुलाई तक कर लो। करो, 1 साल का करके जाओ कम से कम, काम चोरी मत करो। ठीक है, अगस्त से कर लो। 5 दिन पहले छोड़ दो, इसके बाद दे वो दोगे, किसी टेस्ट में कम आ गए, कॉन्फिडेंस डाउन होता है, फिर इतना अटेम्प्ट करने की हिम्मत नहीं बचेगी। इससे पहले ना 1 आध साल पहले का क्वेश्चन बस कर लेना, मतलब एक 70वीं का कर लेना, 70वीं का कर लेना, 69 का कर लेना। ये 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब एज अ पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से 150 तक पूरा उसी को उठाए कर लेना, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई रहे कि हाँ सवाल बन रहे हैं, हो रहा है, डर कम लगेगा इससे। वरना मान लो कोई टेस्ट दे लिया आपने, बहुत ही कम मार्क्स आएगा, 60 वाट आ गए, फिर डर जाओगे। हो सकता है ना, नहीं पता, कोई बहुत ही फैक्चुअल सवाल बना दिया होगा यहाँ पे, तो गड़बड़ हो गया तो फिर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा लास्ट मोमेंट पे, वो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए लास्ट के टाइम पे आप एमसीक्यूज ट्राई करो। और कुछ 5 दिन पहले से क्वेश्चन लगाना बंद मत करो, एमसीक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, उसके बाद टेस्ट लगाना बंद कर देना, कोचिंग वगैरह वाले। और कोई डाउट किसमें? तो ये तो मेंस में आता होगा ना, मेंस में आता है ये तो, हाँ। देखो यार, डीआई के लिए तो मैथ्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। ये आप कम करके जाओगे तो आपको दिक्कत होगा। और इस बार जहाँ तक मैंने सुना है वो थोड़ा लेंदी भी आ गया था पेपर, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा यार। देखो इस कंपटीशन हो क्या रहा है ना, अब आजकल आईआईटी वगैरह वाले बच्चे बैठ रहे हैं, तो उनको इस सब में कोई दिक्कत नहीं आता, मतलब उनके लिए परसेंटेज, ये प्रॉफिट लॉस सब बहुत ही ईजी खेल है, तो वो इसको आराम से कर लेंगे। तो आप ऐसा नहीं कि उनको हटा सकते हो कि भाई तुम लोग मत बैठो पेपर में, आपको अपना लेवल वहां पे पहुंचाना पड़ेगा प्रैक्टिस करके। अब आप प्रैक्टिस के अंदर देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे वो कर लो, जितने भी मतलब पिछले जब से डीआई आ रहा है तब से कर ही लो। अगर आपका वीक है, अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो भी आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि आप यही है बस ऐसा सेक्शन है जहाँ पे फुल में फुल आना पॉसिबल है, तो आपको ये कर ही लेना चाहिए। वरना जैसे आपके 72 में 72 आ गया ना, तो यहाँ पे मिनिमम चांसेस है कि 150 तक तो आप पहुंचोगे ही, अगर 72 में 72 आ गए तो। वो होता है भाई, वो आप कहीं कहीं आप चॉइसेस आप गलत कर लेते हो ना, तो फिर ये भी ही दिक्कत होती है। हाँ, तो फिर ये फिर आपको एक्चुअल मॉक में प्रैक्टिस करना चाहिए कि आप कौन सा क्वेश्चन चूज कर रहे हो, क्योंकि मॉक में भी सवाल चूज करने के लिए आएगा। तो यार देखो, हर एक चीज़ की प्रैक्टिस होती है, आप क्वेश्चन सेलेक्ट करने की भी प्रैक्टिस करो। जब आप नंबर ऑफ मॉक्स दे रहे हो ना, तो उसके अंदर सेलेक्ट करो कि आप कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हो। जब आप मॉडल आंसर देखने के लिए जाओ तो आप चेक करो अपने आप को, हो सकता है आप उस क्वेश्चन को भी कम टाइम में सॉल्व कर लो, हो सकता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। बट आप चेक करो क्या जो और के बाद जो दूसरा क्वेश्चन था, क्या उसका सॉल्यूशन छोटा था, क्या मैं नहीं पकड़ पाया उस चीज़ को, वो भी चेक करो आप। तो उसको चेक करते करते ही आपको ये समझ में आया कि क्वेश्चन देख के आप समझ जाओ कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें कम टाइम लगेगा। और कुछ वो रिवीजन की कमी है आपकी। देखिए, जब आप
जब आप प्रॉपरली रिवाइज नहीं करके जाओगे ना, तो आपको देख के ऑप्शन में लगेगा कि यार इसका ये वाला था या ये वाला था, ऐसा फील होने लग जाता है। अब देखो, अब आप इसी चीज़ को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके जाए गए होते, तो आपको कंफर्म आता कि इसका ये है और इसका ये वाला नहीं है, ये नॉर्मल कन्फ्यूजन है। तो ये चीज़ आपकी उससे दूर होगी, और रिवीजन करने का थोड़ा तरीका बदलिए। देखो होता क्या है, मैंने लास्ट टाइम भी शायद बताया था, एक होता है कि नोटबुक खोल के पढ़ लेना, एक होता है नोटबुक बंद करना और याद करना कि उस टॉपिक से क्या क्या हमने, क्या क्या मुझे याद आ रहा है। तो उससे आपको साफ साफ पता चल जाए कि अच्छा ये चीज़ें, ये 10 चीज़ें थी नोटबुक में, इसमें से आपको ये 5 याद है, ये 5 आप भूल चुके हो। और जो आप भूल चुके हो ना, इसी में होगा आपको कन्फ्यूजन। अगर मैं इससे सवाल बना दूं, इससे होगा कन्फ्यूजन, क्योंकि ये जो 5 चीज़ आपको याद है वो लिटरली आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है, तभी आप रिकॉल कर पा रहे हो। और जो चीज़ें आप रिकॉल नहीं कर पा रहे, उसमें कन्फ्यूजन होने के चांसेस हैं। मैं आपको दिखाऊं हल्का सा तो आपको याद आ जाएगा। जैसे होता है ना कभी कभी कि पहला वर्ड बता दो, मैं उसका याद कर लूंगा। यहाँ पे वो पहला वर्ड वाला ही दिक्कत है, और इस ये एक्टिव रिकॉल वाली टेक्निक से सही हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, पहले जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉपी बंद करनी है, याद करना है कि क्या क्या याद आ रहा है आपको उस टॉपिक से, और फिर उसके बाद उसमें आगे बढ़ना है। मान लीजिए जो आपको समझ में आया कि ये 5 याद आ रहे थे, ये नहीं आ रहे थे, उन 5 पे जाकर स्टार लगाइए, फिर उसको याद करिए, फिर एक बार कॉपी बंद करिए और कोशिश करिए कि वो 10 का 10 पॉइंट आप याद कर पाओ इस बार। ऐसे रिवाइज करोगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। वैसा होता नहीं है। देखो ये फीलिंग ना सबसे ज्यादा आएगी आपको एग्जाम से एक रात पहले, कि अभी तो होगा ही, लेकिन एग्जाम से एक रात पहले ऐसा लगे कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था 1 साल तक। बट देखो होता क्या है कि जब भी क्वेश्चन सामने आता है तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉल हो जाती है। अगर आप अच्छे से रिवाइज करके रिकॉल करके जा रहे हो तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो रिकॉल हो जाएगा। इसलिए परेशान मत होना उस चीज़ के लिए, वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। तो ये नेचुरल फेनोमेना है, ट्रू है, ये कोई भी एस्पिरेंट साथ ये फेस करता है वो चीज़, ये चीज़। ऑप्शनल में तो नेगेटिव नहीं तो उसमें तो पूरा मारो। 50-50 क्या, जिसमें नहीं भी आता उसको ही मार के आओ। अच्छा, हम मुझे लगा ऑप्शनल जो एमसीक्यू होता है उसका। अच्छा, हाँ यार देखो 135 अगर करने हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपको 135 आ रहे होंगे। मैक्सिमम जो इसके अंदर जो एक अच्छे कैंडिडेट को जो सवाल आने चाहिए वो है, ये अच्छे से आने चाहिए। मतलब इसके अंदर जनरल साइंस हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स, जिसमें बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, ये सब हो गया, बिहार स्पेशल सवाल हो गए, तो वो सब आपसे बनने चाहिए। तो इस अगर आप ऐसा करो तो 80 तो बनने ही चाहिए भाई। देखो अब उसका जो 55 है उसमें से मान लो कि 25 आपके 50-50 हो गए, और बाकी हैं वो थोड़े थोड़े, एक ऑप्शन पता है 3 नहीं पता है, फिर आप कुछ ले रहे हो, मतलब इस तरीके होंगे। तो थोड़ा सा हाई रिस्क वाला गेम होता है। जैसे 110 तक आप ठीक ठाक रिस्क से पहुंच जाओ, मतलब 50-50 वगैरह करके, फिर उसका 25 क्वेश्चन और अटेम्प्ट लेने, इसमें थोड़ा हाई रिस्क लगेगा। लेकिन आप यहाँ पे छोड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत ही डाइसी हो जाएगा गेम। मान लो यहाँ पे 15 क्वेश्चन में सवाल गलत हो गया ना, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। फिर मतलब 15 गलत होते ही आप 95 पहुंच गए, 5 नेगेटिव होता और 90 पे आ गए, मान लो कट ऑफ। साल भर कोसोगे खुद को कि भाई काश 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेते। क्यों हो सकता है ना यार, ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हर साल होता है। 0.33 से छूट गया, 0.67 से छूट गया, 1 मार्क्स से भी कम से छूट जाता है लोगों का। हो सकता है ऐसा कट ऑफ। अटेम्प्ट हाई करना है यार 135, उसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा। आप तो मीन्स लिखे हो तो आपको मालूम भी होगा, आपने हाई ही अटेम्प्ट लिया होगा। कितना अटेम्प्ट लिया था आपने, कितना? तो 125 भी ठीक नंबर है यार। मतलब 135 पे चलो ठीक है, लेकिन देखो अगर आप 125 पे लिए हो तो भी आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको ऐसा मान लो इंट्यूशन आया हो कि ये मारना चाहिए, बट आपने मारा नहीं होगा, वो अलग बात है। और जब घर आके देखो तो लगे यार ये तो मार देते तो सही हो जाता। ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो वही बोले, तो आप ले सकते थे ना अटेम्प्ट, ऐसा नहीं कि 125 आपने कम लिया, चलो ठीक है वो हो गया आपको, वो बहुत अच्छी बात है। बट 135 लेते तो आप सेफ रहते। कितने आए थे एक्चुअल में स्कोर? देखो बॉर्डर पे ही थे आप, मतलब माने चलो 84 बॉर्डर ही हो गया ना, और वही 3-4 क्वेश्चन और यहाँ से सही हो जाते तो फिर आप रिलेटिवली सेफर साइड पहुंच जाते। तो इसलिए यार 135 ट्राई करना अटेम्प्ट लेने का, क्योंकि देखो मैंने दिया नहीं, बट मैथमेटिक्स सही बोलता है। मैं जनरली मैथ्स पर बिलीव रखता हूँ। यूपीएससी के अंदर ही मैं 90 के आसपास अटेम्प्ट करके आता था।
क्योंकि वहाँ पे वो जो नंबर ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस है वो 30 से 40 के बीच में है। वहाँ पे बीपीएससी वाला चीज़ नहीं है कि वहाँ पे मैक्सिमम जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो आपके स्टैटिक सिलेबस से आ जाए। वहाँ पे थोड़ा रैंडम सवाल ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा अटेम्प्ट करना और ज़्यादा सेंस बनाता है। वो तो हमेशा होगा ही यार। देखो उसमें एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको कॉमन सेंस से पता करना पड़ेगा कि ये वाला स्टेटमेंट सही होता है या गलत होता है। आपको क्या लग रहा है, ये सही हो सकता है या गलत हो सकता है, अपने लगने के ऊपर जाओगे तो वो आपका इंट्यूशन बहुत सारा काम करता है वहाँ पे। कुछ उधर सवाल आता नेगेटिव हो गया तो यार देखो, अगर आप 100 अटेम्प्ट करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप सारे ही सही कर दोगे। ये आप माने चलो कि नेगेटिव उस केस में भी होगा। उस नेगेटिव को बचाने के लिए ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो कि यार 2-3 सवाल और एडिशनल सही हो जाए, ताकि हमारा जो नेगेटिव होने वाला है उसके वजह से हम थोड़ा सा सेफ हो सके। बस उसके लिए आप थोड़ा ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो। क्योंकि अगर आप मान लो 100 ही अटेम्प्ट करते हो और सिली मिस्टेक हो गए 4-5, तो फिर आप ऐसे ही बाहर हो जाओगे। तो वो होगा, और इसलिए मैं बोलता हूँ इंट्यूशन और ट्रस्ट करके मार देना, 135 तक रीच करना। जो बहुत सारे बच्चे जो बॉर्डर से बाहर हो आते हैं ना, उनकी प्रॉब्लम वो 135 टच करते ही सही हो जाएगी। थोड़ा सा रिस्क लेना और उसको अभी प्रैक्टिस कर लो टेस्ट के अंदर। ऐसा नहीं हो कि आप उस दिन अचानक से कॉन्फिडेंस आ जाए कि लो भाई मार देते हैं 150 को 150 मार देते हैं। नहीं नहीं, वो प्रैक्टिस करो अभी से लेकर टेस्ट तक, एक्चुअल एग्जामिनेशन तक उसको रोज प्रैक्टिस करो, या हर ऑल्टरनेट डे। मॉक टेस्ट में स्कोर मत देखो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो पेपर अलग अलग पेपर बना देते हैं वो लोग। कोई हाँ हाँ, तो ठीक है ना। देखो पेपर को अटेम्प्ट करो, तुम अपने बस इस चीज से जज करो कि तुमने जो पढ़ा था उसमें से सब सही हुए या नहीं हुए। जो रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर जज मत करो, उसको ठीक है उसको पढ़ लो, एनालाइज कर लो, उसको आगे आने वाले टेस्ट के लिए एज ए इन्फॉर्मेशन याद कर लो। ठीक है, उसके मार्क्स से डिसहार्टन मत हो, बट कोशिश करो अटेम्प्ट्स बढ़ाने का, 135 तक जाने का। और कोई सवाल? खत्म करें? ठीक है, चलो फिर।